आज के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमारे पहला जो यान है जो सूर्य की तरफ जा रहा है उसके जो खबर जो रिजल्ट मिलेगा भारत का जो आने वाले जो पीढ़ियों के लिए अच्छा खबर है। सफलता के साथ L1 मेरा पहुंचे सूर्य के पास। चंद्रमा के पास पहुंचने के बाद अब हम सूर्य के पास पहुंचने जा रहे हैं, इस कामना से हमने यज्ञ किया। आदिल L1 की सफलता के लिए हम लोगों ने कामना किया है और बाबा विश्वनाथ से मना रहे हैं कि हमारा देश विश्व गुरु और आगे भी सफलता प्राप्त करती हुई। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये कैसे जाएगा, यहां से उड़कर आगे तक कैसे पहुंचा। ये आप देख रहे हैं, ये एनिमेशन है। इस तरह से पीएसएलवी निकला, पीएसएलवी आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद ये अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होगा। ये यहां से अलग होगा, देख रहे हैं नीचे का हिस्सा अलग हो गया, अब ये इतना हिस्सा बचा है। इसके बाद और ये आगे जाएगा पीएसएलवी आदित्य L1 मिशन, और उसके बाद फिर ये अलग हो जाएगा अलग अलग टुकड़ों में। ये जो पूरा एनिमेशन है किस तरह से ये आसमान में जाएगा, ये वो मैं आपको दिखाता हूं। इस पूरे मिशन को कैसे कंप्लीट किया जाएगा, आपको पूरा पीएसएलवी जो नजर आ रहा है पोलर लॉन्च व्हीकल, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, ये है पहला चरण। पहले चरण में क्या होता है, रॉकेट के दोनों किनारे अलग होते हैं। पहले चरण में 2 मिनट बाद ही दोनों किनारे अलग हो गए और बंगाल की खाड़ी में गिर गए जाके। इसके बाद देख रहे हैं नीचे का हिस्सा अलग हो गया, अब ये ऊपर का हिस्सा है। इस दूसरे चरण में क्या होगा, दूसरा हिस्सा पेलोड फेयरिंग अलग हो गया, पीछे का हिस्सा जो आप देख रहे हैं। पीएफएस 3 मिनट बाद अलग हो गए और यह हिस्सा 0 ग्रेविटी पर अंतरिक्ष में रहा, फिर वायुमंडल से होते हुए नीचे आ गया। अब देखिए जब आगे बढ़ेगा फिर क्या होगा, इसमें आप देखिए वायुमंडल पार करते ही खाक हो जाएगा जब ये नीचे आएगा बाकी का हिस्सा, यानी धरती तक सिर्फ राख आ पाएगी। अब तीसरा चरण देखिए, जब ये आगे बढ़ा है तो इसका आप अगला हिस्सा आप देख रहे हैं। तीसरा चरण, तीसरा हिस्सा कोर इंजन अलग हो गया है, करीब 25 मिनट बाद मुख्य इंजन अलग हो गया और यह हिस्सा भी काफी देर तक अंतरिक्ष में रहा है और धरती पर आने से पहले खाक हो गया है। ये देख रहे हैं। अब इसके बाद ये चौथा चरण होगा, क्रायोनिक इंजन भी अलग हो जाता है इस चौथे चरण में। 63 मिनट बाद सूर्यान से अलग हो जाता है ये हिस्सा भी कुछ देर अंतरिक्ष में तैरता है, फिर वायुमंडल से होते हुए नीचे आ जाता है। सूर्यान धरती की बाहरी कक्षा में पहुंच जाता है। उसके बाद 16 दिन तक आदित्य धरती की कक्षा में घूमता रहेगा। आइए अब आपको सुनवाने जा रहा हूं मैं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इसरो चीफ एस सोमनाथ इस लॉन्चिंग के बाद। The Aditya L1 spacecraft has been injected in an elliptical orbit of 235 by 19,500 kilometers, which is intended very precisely by the PSLV. Very unique mission mode here, with the upper stage of the PSLV taking 2 burn sequence for injecting the primary satellite for the first time. So I want to congratulate PSLV for such a very different mission approach today to do this mission of Aditya L1 to put it in the right orbit. Now from now the Aditya L1 will take its journey after some earth maneuvers. It will start its journey to the L1 point, a very long journey of almost 125 days. और इस बड़ी कामयाबी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी, इसरो को बधाई दी। आइए अब आपको बताते हैं पीएम मोदी ने इस बड़ी सफलता के बाद क्या लिखा। पीएम ने लिखा, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा जारी रखी है। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो के हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई। संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए ब्रह्मांड की बेहतर समझ विकसित करने के लिए हमारे अथक वैज्ञानिक प्रयास जारी रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मुझे अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो। हम आदित्य L1 सोलर के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो के अपने वैज्ञानिकों, अंतरिक्ष इंजीनियरों, शोधकर्ताओं और कड़ी मेहनत करने वाले कर्मियों के ऋणी और आभारी हैं। योगी आदित्यनाथ ने लिखा, संपूर्ण मानवता की सेवा के ध्येय के साथ आज नए भारत की समर्थ का प्रतीक है। आदित्य L1 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है।
प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 140 करोड़ देशवासियों की आशाओं का नया सूर्य उदय है। चंद्रमा के साथ ही अब सूर्य भी आत्मनिर्भर भारत की शक्ति का साक्षी बनेगा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस कामयाबी के बाद गृह मंत्री अमित शाह। सुनिए कि आज हमारा मिशन आदित्य सूर्ययान सफलतापूर्वक सूर्य की कक्षा में जाने के लिए लॉन्च हो चुका। अभी कुछ दिन पहले चंद्रयान चंद्रमा पर उतरा और आज मिशन आदित्य सूर्य नारायण की कक्षा में जाने के लिए निकल चुका है। ये हमारे देश के लिए बहुत शुभ बात है। आदित्य L1 सक्सेसफुली अंतरिक्ष के लिए लॉन्च कर दिया गया और उसे सफलपूर्वक लॉन्च किया गया, जहां मैं इसरो के साइंटिस्ट को बधाई देता हूं, वहीं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि को भी बधाई देता हूं। अब आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर सीधे सरल तरीके से कि सूर्ययान कैसे पहुंचेगा सूरज तक। यह एक मॉडल है। इस मॉडल में मैं आपको दिखाऊं, यह नजर आ रहा है सूर्य के पास जाकर कैसे चक्कर लगाएगा, लेकिन इसे मैं शुरू से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। फिर से प्ले कीजिए प्लीज इसे। ये देख रहे हैं पृथ्वी से निकला, पृथ्वी के एक्सेस में चक्कर लगाएगा। ये जो लाइट है, इस लाइट से आप अंदाजा लगाइए, उसके बाद ये जाकर सूर्य तक जाकर चक्कर लगा रहा है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस मॉडल को। इससे आपको अंदाजा होगा कि पृथ्वी से कैसे निकला है। ये देख रहे हैं पृथ्वी से निकलकर पृथ्वी की ऑर्बिट पर घूम रहा है। ये जो लाइट है, इस लाइट को मानिए सूर्ययान है। उसके बाद एक झटका और सीधे सूर्य की तरफ आगे बढ़ेगा और देख रहे हैं सूर्य के पास जाकर इस तरह से ये घूमता रहेगा। ये पृथ्वी की कक्षा से निकला ऑर्बिट से और उसके बाद आगे गया। ये देख रहे हैं, ये चक्कर लगाने के बाद ये थ्रस्ट ऑन करेंगे, थ्रस्टर जिसे कहते हैं, और उसके बाद सूर्य तक चला जाएगा। यह तरीका सूर्य से दूर रहकर ये सूर्य के बारे में पता करेगा। अब सवाल ये है, ये जा कहां रहा है, वो मैं दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, ये सूरज आपको बीच में नजर आ रहा है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को। सूरज आपको दिख रहा है। सूरज के पास कई जगह है। अगर आप ध्यान से देखिए, एक जगह लिखा हुआ है L1, एक जगह लिखा है L2, L3, L4, L5। सन दिखाई दे रहा है, पृथ्वी भी आपको नीचे दिख रही है नीले रंग से। तो ये जो L1, L2, L3, L4, L5 पॉइंट हैं, इन पॉइंट पर जो गुरुत्वाकर्षण है वो 0 हो जाता है। मान लीजिए यहां जो भी चीज जाएगी उसको न सूरज अपनी ओर खींचेगा न पृथ्वी अपनी ओर खींचेगी। इसे इस तरह से मानिए जैसे दो चुंबक आपके पास हैं, दोनों चुंबक आमने सामने हैं, बीच में एक जगह आएगी जो लोहे को किसी तरफ नहीं खींच पाएगा। वो जो बीच का हिस्सा होगा, समझ लीजिए वही वो पॉइंट है जहां सूर्ययान जाने वाला है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ग्राफिक्स के जरिए, जरा समझिए कि किस तरह से L1 पॉइंट कहां पर है और हमारा सूर्ययान कहां जाने वाला है। ये देख रहे हैं, ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये L1 पॉइंट है। हमारा जो सूर्ययान है इस L1 पॉइंट पर आएगा। 125 दिन बाद सूर्ययान लैंग्रेज पॉइंट पर पहुंचेगा। ये जो L आपको नजर आ रहे हैं, इनको कहते हैं लैंग्रेज पॉइंट। लैंग्रेज पॉइंट अंतरिक्ष में खास जगह होती है दरअसल, जहां धरती और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण समान हो जाता है। यानी इस धरती का कुछ गुरुत्वाकर्षण है जिसे आप चुंबकीय शक्ति मान लीजिए, और सूरज का गुरुत्वाकर्षण है चुंबकीय शक्ति। लेकिन एक पॉइंट बीच में होगा जहां दोनों का गुरुत्वाकर्षण आकर बराबर हो जाएगा। ना ये अपनी तरफ खींचेगा ना ये अपनी तरफ खींचेगा, बस यही ये पॉइंट है। मतलब स्पेसक्राफ्ट इस जगह जाकर स्थिर हो जाता है। इसे स्पेसक्राफ्ट का पार्किंग स्टेशन भी कहते हैं। यहां कोई भी चीज जाएगी तो रुक जाएगी, कम से कम ईंधन पर रुककर काम कर सकता है। और इटली के वैज्ञानिक जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है। दरअसल जो लैग्रेंज ने ग्रहों की गति पर काफी काम किया है और बताया यह था कि एक पॉइंट पर दो पिंडों का समान गुरुत्वाकर्षण होता है। इसलिए अंतरिक्ष में ऐसी जगह का नाम लैग्रेंज पॉइंट उन मैथमेटिशियन और वैज्ञानिक के नाम पर रख दिया गया। धरती और अंतरिक्ष के बीच ऐसे 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं।
इन्हें L1, L2, L3, L4 और L5 कहा जाता है। धरती से इनकी दूरी करीब करीब बराबर है और लेकिन कोण मतलब दिशा अलग अलग है, कोई यहां पर है, कोई नीचे है, कोई दूसरी तरफ है। सूर्ययान 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर L1 पर आएगा। ये L1 जो आप देख रहे हैं, यहां आकर ये रुक जाएगा और यहां रहकर ये सूरज के बारे में जानकारी जुटाएगा। जबकि नासा ने जो अपना सोलर मिशन भेजा है वो L2 पर भेजा है। नासा का सोलर मिशन यहां L2 पर है और L2 पॉइंट की दूरी धरती से 16 लाख किलोमीटर है। 16 लाख। L1 की दूरी धरती से 15 लाख किलोमीटर है। मतलब नासा के स्पेसक्राफ्ट को ज्यादा ताप झेलना पड़ रहा है, ये ज्यादा नजदीक है। इसरो सूर्ययान को इसके मुकाबले कम ताप का सामना करना पड़ रहा है। ये नजदीक है, ये दूर है। L1 पॉइंट पर दिन और रात का भी असर नहीं होता है। क्यों? सीधे सूरज सामने है, न रात होगी न दिन होगा। यहां से 24 घंटे और 7 दिन सूर्य नजर आएगा। इस जगह पर ग्रहण का भी कोई असर नहीं होगा। मतलब सूर्ययान सूर्य का ज्यादा अध्ययन कर पाएगा। अब आपको सुनाने जा रहे हैं, मिलवाने जा रहे हैं, हमारे साथ सृजनपाल साहब जुड़ रहे हैं, वैज्ञानिक हैं जिनसे हम जानते हैं कि आखिर सृजनपाल जी बताइए जरा, सूरज की गर्मी और ताप का इस पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत नजदीक जा रहा है, पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर जा रहा है। इस पर क्या जवाब है आपका? लेग्रेंज पॉइंट जो होता है वो एक इटालियन मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था जोसेफ लुई लेग्रेंज, और उन्होंने 1772 में ये प्रेडिक्ट किया था कि अंतरिक्ष में शायद कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जहां पर ग्रेविटी ऐसी बैलेंस हो जाएगी कि किसी भी अंतरिक्ष यान को हम बहुत कम ईंधन में चला सकते हैं। अब ये सोचिए कि 1772 यानी हमने पहली बार जो अंतरिक्ष यान मानवता ने छोड़ा उससे 200 साल पहले ही ये प्रेडिक्ट कर दिया था लेग्रेंज ने, और इसीलिए लेग्रेंज पॉइंट्स को उन्हीं के नाम से जाना जाता है। लेग्रेंज पॉइंट में जितने भी हमारे सौर मंडल में प्लैनेट्स हैं उन सबके अपने अपने लेग्रेंज पॉइंट्स होते हैं। धरती के भी कई लेग्रेंज पॉइंट्स हैं, 5 उनमें प्रमुख हैं, लेग्रेंज 1 से लेकर के लेग्रेंज 5 तक। लेग्रेंज 1 पॉइंट जहां पर हम जा रहे हैं आदित्ययान L1 के साथ, वो ऐसा पॉइंट है जो धरती और सूरज, देखिए धरती सूरज से बहुत छोटी है, धरती से सूरज जो है 3 लाख गुना ज्यादा हैवी है, ज्यादा भारी है। तो दोनों में ही लेकिन ग्रेविटी होती है, धरती की भी ग्रेविटी है, सूरज की भी ग्रेविटी है। इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां इन दोनों की ग्रेविटी ऑलमोस्ट बैलेंस हो जाएगी। अब चूंकि धरती जो है बहुत छोटी है और सूरज बड़ा है, तो ये पॉइंट धरती की तरफ होता है। धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर L1 का पॉइंट स्थित है। धरती से सूरज की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। यानी कि धरती से सूरज की जर्नी के बीच में सिर्फ 1% जब आप जाएंगे तो लेग्रेंज पॉइंट 1 आ जाएगा। हमारे साथ बने रहिए, आपके पास आएंगे सृजनपाल जी। अब सवाल ये है, सीधे सरल शब्दों में आपको समझाएंगे। जा रहा है सूरज के नजदीक तक, तो करेगा क्या? आसान भाषा में यह है, आप समझिए जो सूरज आप देख रहे हैं, आपकी पृथ्वी पर दिन हो, रात हो, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है? सूरज है। ग्लोबल वार्मिंग हो, कुछ भी होगा, सूरज की बड़ी भूमिका है। और सूरज के बारे में इसलिए हमारा जानना बहुत जरूरी है। सूर्ययान 4 महीने बाद L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। जो पॉइंट आपको बताया, यहां तक पहुंचने में 4 महीने लगेंगे अभी। उस वक्त सूरज बहुत आक्रामक होगा। बाकायदा वैज्ञानिक गणना करने के बाद भेजते हैं इस तरह के यान को। उनका मानना है उस वक्त बहुत आक्रामक हो रखा होगा सूरज, मतलब सोलर विस्फोट हो रहे होंगे, रेडिएशन चरम पर होंगे उस दौर में। इससे सूरज पर करीब 150 धब्बे बनेंगे। जितने ज्यादा धब्बे होंगे उतना अच्छा डेटा मिलेगा, सूर्य की किरणों और तापमान की सटीक जानकारी मिलेगी। मतलब सूर्य का और बेहतर अध्ययन संभव होगा। और हमारी पृथ्वी सोलर सिस्टम का हिस्सा है, मतलब सूर्य की वजह से पृथ्वी पर जीवन है। यह मान लीजिए, सूर्य से धरती में लगातार ऊर्जा मिलती है। सूर्य में होने वाले बदलाव पर धरती का सीधा असर होता है। धरती पर ग्लोबल वार्मिंग के पीछे सूरज को वजह माना जाता है, लेकिन सूरज कैसे धरती की घटनाओं को प्रभावित कर रहा है यह जानना बहुत जरूरी है। जब हर चीज के पीछे वजह सूरज है, तो अब से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद सूरज क्या करेगा कोई नहीं जानता। इसलिए नजदीक जाकर इसका अध्ययन बहुत जरूरी है, जिससे हम अपना बचाव कर सकें। यह सब सूर्ययान यानी आदित्य L1 के अध्ययन से पता चलेगा। आदित्य L1 करीब 5 साल रहेगा अंतरिक्ष पर
और रोज 1400 तस्वीरें लेगा जो भारत भेजेगा, जिससे सूरज से जुड़े कई रहस्य खुल सकते हैं। इसलिए